हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जब इंडियंस में वो नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत हुई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह इस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ। बच्चों, सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर आप अपने देश में हो, लेकिन आपके देश के लिए फैसले कोई और ले रहा है। जहां जमीन आपकी है, आप अपने लिए फसल उगा रहे हो, लेकिन वो कोई और खा रहा है। वहीं पर जब आप कपड़ा बना रहे हो, लेकिन उस कपड़े को किसी और शरीर पे पहना जा रहा है। हमारा सोना उनका ताज बन चुका था। लोग गरीब थे, भूख से मर रहे थे, और उनकी परेशानियां, उनके दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर आया 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ऑल्दो इंडियंस इसमें जीते नहीं, लेकिन ये रिवोल्ट हमारे देश के लोगों की सोच बदल गया। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है एक नए मूवमेंट की, एक नई सोच की, जहाँ पर लोगों को ये समझ आया कि अगर हम एक हैं तो हम अंग्रेज़ों को भी हिला सकते हैं। उसके बाद आए नए आइडियाज़, वेस्टर्न एजुकेशन, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी। ब्रिटिश की ये सोच अब इंडिया की नई सोच बन चुकी थी। वहीं पर हमारे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद जी और दयानंद सरस्वती जी, इन सब ने लोगों के सामने एक ही गुहार लगाई कि अपने देश पर गर्व करो। रेलवे और टेलीग्राफ ने लोगों के बीच की दूरियों को कम किया। इंग्लिश लैंग्वेज ने अलग अलग प्रांत के लोगों को जोड़ा, और वर्नाकुलर प्रेस ने एक आवाज़ दी, अब बस। और बस यहीं से, जहां पर अंग्रेज ये सोच रहे थे कि उनका हुकूमत तो हमेशा के लिए चलेगी, लेकिन अब इंडियंस जाग चुके थे। अब हमारा देश जाग चुका था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लॉर्ड लिटन के रिप्रेसिव लॉज और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने लोगों के बीच गुस्सा भर दिया, और अब सिर्फ एक आवाज़ उठ रही थी, हमें हमारा देश चाहिए और हमारी सरकार चाहिए। और इस सोच से 1885 में बॉम्बे में एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जब एलन, ऑक्टेवियन और इंडियन लीडर्स ने मिलकर एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम था द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 रिप्रेजेंटेटिव, एक सपना, एक भारत और अपना भारत। तो बस यहीं से शुरुआत हुई द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की। तो बच्चों, इस चैप्टर में कहानी आगे बढ़ती जाएगी, रिफॉर्म से रिवोल्ट, रिवोल्ट से रेवोल्यूशंस तक जाएगी। तो हम देखेंगे कि कैसे लोगों में ये अपनी पहचान वाली फीलिंग आई। तो ये आपको पता चलेगा इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। तो ये जो नेशनलिज्म की जो मूवमेंट थी ना, ये शुरुआत थी एज अ रिएक्शन टू दिस फॉरेन डोमिनेशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, पहले तो उनको सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन बाद में वो इंडिया को डोमिनेट करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। सो दिस नेशनलिज्म मूवमेंट केम एज अ रिएक्शन टू द ब्रिटिशर्स एक्शन. So it was a response to oppressive and exploitative British rule, जहाँ पर वो इंडियंस को दबाना चाहते थे और इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। एंड देयर वाज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अब ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में ना इंटरेस्ट में क्लैश हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, अपने लिए काम करते थे, और इंडियंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। उनका फ़ायदा, उनकी सिक्योरिटी, उनके फ़ायदे उनको कोई मतलब नहीं था। सो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट, और हर जगह पर इंडियन इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया गया था। अब द नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो बिफोर 1857 जो इंडिया जो था, इंडिया वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय अ कंपनी, राइट। तो 1857 के पहले क्या था कि एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वो एक्सप्लॉइट कर रही थी। लेकिन आफ्टर 1857, अब जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, तब एक पूरा नेशन मिलकर हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो पहले डायरेक्ट
और हार्श एक्सप्लॉयटेशन होता था, राइट। लेकिन बाद में क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन तो अब भी चल रहा था, लेकिन अब ये सटल वे में और काफ़ी सिस्टमैटिक वे में था, रिजल्टिंग पॉवर्टी एंड इकोनॉमी ड्रेन। नाउ द अवेकनिंग ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन थी ना, ये हमारे देश के हर एक सेक्शन को, चाहे वो ट्रेडर है चाहे वो फार्मर है, सबको एक्सप्लॉयट कर रही थी। एंड इंडिया के लोगों को ये बात समझने को बहुत साल लग गए कि ब्रिटिशर्स की ट्रू नेचर क्या है। दे आर नॉट हेयर फॉर द बेनिफिट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस, बट दे आर हेयर फॉर देयर ओन बेटरमेंट एंड दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेक्रीफाइसिंग द इंडियन इंटरेस्ट। अब इंडियंस ब्रिटिश पॉलिसीज़ के साथ कनेक्ट करना शुरू होते हैं विद द इंडियाज़ ग्रोइंग पॉवर्टी, ठीक है। अब अर्ली रिवोल्ट्स और रेजिस्टेंसेस देखे गए, जैसे ना हर देश के हर एक कोने में ना अलग अलग जगह कुछ कुछ मतलब रिफॉर्म्स, रिवोल्ट्स चल रहे थे। अब क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं थे, ये सिर्फ रीजनल थे और ये शॉर्ट लिव्ड थे, तो लोग मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको दबा देते थे। हमें ज़रूरत थी एक नेशनल मूवमेंट की जिससे हम ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा सकें। सो द अर्ली रिवोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे सेवरल आर्म्ड रिवोल्ट्स हुए बिफोर एंड आफ्टर 1857, लेकिन फर्स्ट स्पार्क ऑफ नेशनलिज्म 1857 में आया था। ऑल्दो मतलब ये जो लोकल था, लेकिन इट रिवील्ड द ग्रोइंग एंगर एंड द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश ऑप्रेशन। वैसे तो लोकल रिवोल्ट्स थे, लेकिन एक बात अब ब्रिटिशर्स को भी दिख रही थी कि लोगों को समझ आने लग गया है और अब लोग ना अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। सबसे पहला था कूका और नामधारी रिबेलियन। तो ये एक सिख लेड रेवोल्यूशन था पंजाब में अंडर गुरु राम सिंह जी। तो इनका मेन एम क्या था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ना एक दरार डाल रहे हैं, और ऐसी दरार डाल के गए जो शायद आज तक ढंग से भर ही नहीं पाई है और जिसको कई लोग और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। देखो, दरार डालने वाले आके चले भी गए और हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। सो कुका फॉलोड द स्ट्रिक्ट मॉरल कंडक्ट, राइट, ट्रूथफुलनेस, purity and the devotion to God, and the revolt was mercilessly crushed। तो ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को बड़े बुरे तरीके से क्रश कर दिया एंड ओवर 50 रिबेल्स ब्लोन अप बाय द कैनन्स, ठीक है। तो उनको 50 रिबेल्स को तो उड़ा दिया गया। अब इसके सिवा भी बहुत सारे ट्राइबल और पीजेंट्स अपराइजिंग क्या था, तो संथल बिहार में संथल अपराइजिंग जो बिहार में हुआ था, तो ये एक ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसे इन्होंने सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बिहार और बंगाल में, जो फार्मर्स को ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाया जाता था, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो ये जो रिवोल्ट थे ये डीप रूटेड डिसकंटेंट था लोगों का, लेकिन वही प्रॉब्लम थी कि ये रीजनल और शॉर्ट लिव्ड थे। हमें एक नेशनल मूवमेंट की ज़रूरत थी। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज अपराइजिंग्स, तो ये जो रिवोल्ट्स थे दे शोड द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस विच वॉज स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया एंड हाउ एवर दे लैक्ड यूनिटी एंड कोऑपरेशन। what was the need of that time कि हम एक ऑल इंडिया मूवमेंट, हम पूरा इंडिया यूनाइट हो गए, एक ऑल इंडिया मूवमेंट चलाए। इट शुड बी लेड बाय सम नेशनल लीडर्स केपेबल ऑफ यूनाइटिंग द इंटायर नेशंस सिटीजन। नाउ द ट्रांजिशन टू ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, तो क्या था कि जब छोटे छोटे रिवोल्ट्स हो रहे थे ना, तो अलग अलग जगह रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो इससे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज होने लगी। लोगों को ये समझ आने लगा कि हम एक देश के वासी हैं, कि हम एक हैं। ये चीज़ इन छोटे छोटे रिवोल्ट्स ने शुरू की। थे छोटे, सप्रेस हुए, लेकिन लोगों में एक यूनिटी की फीलिंग, एक नेशन के सिटीजन होने की फीलिंग ये जगा गए। इंडियंस अंडरस्टूड कि यूनिटी ही उनकी स्ट्रेंथ है एंड दिस पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेशनल कांग्रेस, दैट इज INC। तो इसी की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में बॉम्बे में बनी थी, जिसमें 72 मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जिसका एक ही मिशन था, वन इंडिया, राइट, एक भारत।
अब बात करते हैं द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो पहले तो हम नेशनलिज्म के मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉजेज रहे। ऑल्दो मुझे पता है कि आपको सारे ही पता है, लेकिन आप उनको किन पॉइंट्स में लिखोगे और कैसे अपने एग्जाम में लिखोगे वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ना एक पेट्रियाटिक, मतलब अपने देश के लिए एक प्यार और एक लॉयल्टी की फीलिंग है। सो दैट इज़ व्हाट नेशनलिज्म इज़ एंड इट ग्रोज जब हमारी कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन टेरिटरी और शेयर्ड गोल्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं और आप सोचें कि हमारा पास्ट क्या है, राइट, तो हम अपने पास्ट से, हिस्ट्री से कनेक्टेड हों, फिर उसके बाद हम अपने कल्चर से कनेक्टेड हों, फिर हम दोनों ये देखें कि अच्छा हम इस टेरिटरी में, हम इस देश में, हम इंडिया में कब से रहते हैं, तो हम कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं और हमारा कॉमन गोल हो कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने देश को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो इससे ये नेशनलिज्म की फीलिंग और भी बढ़ती है। Then in India the common bonds inspired unity and the collective action। तो ये जो यूनिटी थी, ये जो कलेक्टिव एक्शन था ना, ये कॉमन बॉन्ड्स से ही इंस्पायर हुआ था। आई मीन कॉमन बॉन्ड्स ने इन सबको इंस्पायर किया था। एम क्या है? एम वॉज द फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन डोमिनेशन एंड द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। तो उस समय बस इतनी सी बात थी कि सब चाहते थे कि ये जो फॉरेनर्स आके हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो खत्म हो और हम एक यूनाइटेड नेशन बने, एक यूनाइटेड देश बने, एक यूनाइटेड इंडिया बने। तो इसके लिए ना 3 मेजर कॉज थे। सबसे पहला एग्जैक्टली द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है हमारे देश पर। ऑल्दो हम आज़ाद नहीं हो पाए थे, लेकिन उसने एक शुरुआत की थी, दैट वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और उसने लोगों के बीच में नेशनलिज्म, यूनिटी, इन सब की भावनाएं जगाई थी। दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न आइडियाज़। तो जब लोग जा रहे थे, पढ़ रहे थे वेस्टर्न आइडियाज़ के बारे में, कैसे लोगों ने, अलग अलग देशों ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई की, उसने भी हमारे देश के लोगों में ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई। देन इंग्लिश लैंग्वेज, पहले अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं थी। जब सब ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी ना, तो हम सब एक लैंग्वेज से कनेक्ट होने लगे। तब हमें ये फीलिंग कि हम एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ये बढ़ने लगी। शुरुआत करते हैं विद द इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो ऑल्दो ये रिवोल्ट फेल हो चुका था ब्रिटिश रूल को एंड करने में, लेकिन अब ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन को ना हमने हिला तो दिया था। ब्रिटिशर्स भी थोड़ा डर तो चुके थे। सो इट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, और ये हमारे लिए एक आई ओपनर था न्यू जनरेशन के लिए। यूनिटी एंड करेज वर पॉसिबल। ठीक है, तो लोगों को ये समझ आ गया कि अगर यूनिटी है और अगर हम ये ताकत रखते हैं ना, अगर हम जज्बा रखते हैं, अगर हम आज़ादी चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये एक आई ओपनर था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे हीरोज़ थे, जिनमें एक हमारी हीरो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये लेजेंड्स बन चुके थे, दे वर द सिंबल्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। और यहाँ से रियलाइजेशन स्टार्ट हुई एंड फ्रीडम नीडेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी। लोगों को पुरानी लड़ाइयों से, पुरानी स्ट्रगल से, रिवोल्ट से ये बात समझ आई कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आज़ाद हो, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बने और हम सब यूनिटी में रहें, इससे हमें फ्रीडम ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट इज़ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द मॉडर्न आइडियाज़। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दे वांटेड इंडियंस हु शुड बी लाइक वेस्टर्न या ब्रिटिशर्स इन देयर टेस्ट, लेकिन ब्लड से वो होने चाहिए इंडियंस, है ना। तो इससे उन्हें लोग मिल रहे थे काम करने के लिए, जो काम उनके लिए कर रहे थे कम पैसों में, लेकिन थे वो इंडियंस। तो इसलिए यहाँ पर जब वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने एक क्रिएटेड लॉयल क्लर्क्स एंड बायर्स ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। तो उन्होंने तो यही सोचा था कि वेस्टर्न एजुकेशन से यही होगा, हमें
काम करने वाले लोग मिलेंगे कम सैलरीज में, और हमारे लिए हमारा सामान खरीदने वाले हमें लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली इतना वीक कर दिया था, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनकी गुड्स को खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे। बट इट डिड मच मोर व्हाट दे एक्सपेक्टेड। तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन तो इतनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस वेस्टर्न एजुकेशन ने हमारे लिए फ़ायदा भी किया। तो जब ये मॉडर्न एजुकेशन और ये रैशनल थिंकिंग फैलने लगी, लॉजिक, आइडियाज़, रीजनिंग, जब ये चीज़ें फैलने लगी ना, इससे ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के रूट्स बनना शुरू हुए। बात समझे? अब इंग्लिश एजुकेटेड क्लास जो थी वो इमर्ज होने लगी। ऑल्दो ये बड़े ही कम नंबर में थे, लेकिन ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। They became the future leaders and organizers of the national movement। और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, they freed them from the traditional bondage and the superstition। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रीडम एंड यूनिफिकेशन मूवमेंट्स इन यूरोप एंड अमेरिका। तो जब हमारे देश के लोग, जो एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैसे यूरोप, कैसे अमेरिका में नेशनलिज्म के मूवमेंट शुरू हुए थे, कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी, कैसे उन्होंने फ्रीडम अचीव की थी। तो एग्जैक्टली अब उन्हें इविल इफेक्ट समझ आए ब्रिटिश रूल के, और अब उन्होंने सपने देखने शुरू किए मॉडर्न, यूनाइटेड और प्रॉस्परस इंडिया के। आगे बात करते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज, जो एक कॉमन लिंक बन चुका था। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉमन मीडियम बन चुका था हमारे बीच में कम्युनिकेशन का, और इससे एजुकेटेड इंडियंस जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, जिनके अलग अलग लैंग्वेजेस थे, अब वो एक दूसरे से लिंक होने लगे थे और लैंग्वेज बैरियर्स ब्रेक हुए, और यहाँ से आइडियाज़ एक्सचेंज होने लगे फ्रीली। अब इससे हम सबको एक सेंस ऑफ वननेस, एक आइडेंटिटी हमारी, कि प्रांत से पहले हम हैं देश के वासी, इंडियंस हैं हम, और एक एजुकेटेड क्लास में ये वननेस और इंडियन आइडेंटिटी की फीलिंग आने लगी। हाउएवर अमंग द मासेस द नेशनल आइडिया स्प्रेड थ्रू द रीजनल लैंग्वेजेस। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं द कॉमन कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। तो इसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि पहले हमारा देश ना छोटे छोटे प्रांतों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े थे, है ना। सब अपने अपने राजाओं के अंडर थे, और सब के पास ना अपना अपना रूल्स थे, लॉज थे, और जिनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन था, सब उसके अंदर, मतलब एक एक राज्य में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला कि जो भी ब्रिटिश के अंडर प्रोविंसेस होंगी, वो सारी की सारी प्रोविंसेस अब ब्रिटिश रूल के अंडर आएंगी। तो एक कॉमन लॉ बन चुका था। जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उन सब में ब्रिटिशर्स की ही हुकूमत चलती थी। जो वो लॉ बनाते थे या जो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनका था, वो वैसा ही चलता था। तो इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। द फ्रेगमेंटेड इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो पहले क्या था कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था, अब अलग अलग स्टेट्स थी, डिफरेंट रूलर्स, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे, तो पीपल उनके लोकल रूलर्स के लिए लॉयल थे, अपने रीजन के लिए और अपने कास्ट के लिए। लेकिन ये नेशन वाली फीलिंग, ये वननेस वाली फीलिंग, ये इंडियंस वाली फीलिंग लोगों में नहीं थी। तो एक नेशनल आउटलुक, एक शेयर्ड आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब जैसे अगर हम कहीं भी फॉरेन पे जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं महाराष्ट्रन हूँ, या मैं पंजाबी हूँ, या फिर मैं यूपी का हूँ? नहीं, हम बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं। दैट्स आवर आइडेंटिटी, राइट? चाहे हम कहीं भी रहते हैं, बट हम इंडियंस हैं, और वही हमारी एक शेयर्ड आइडेंटिटी है। अब ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली तो नहीं था, बट इनडायरेक्टली अब ये यूनिफॉर्म हो चुका था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ चुका। तो जितने भी प्रोविंसेस थी, उनमें यूनिफॉर्म और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ चुका था। कॉमन लॉज थे अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस, सेम लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सारे ही सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होता था, और इससे इंडियंस को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस मिला, एक वननेस की फीलिंग आई कि एक रूल के अंडर हम सब इंडियंस हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली ही हुआ, लेकिन ये हो गया।
Now talking about the growth and the national identity, तो Indians different regions से began to see the similarities in their experiences. अब यहाँ पर क्या हुआ कि English language introduce हो चुकी थी, लोगों के पास एक common language थी बात करने के लिए, तो अब अलग अलग रीजन से इंडियंस आए और जब वो अपने एक्सपीरियंसेस एक साथ शेयर कर रहे थे तो उनको अपने एक्सपीरियंसेस में सिमिलैरिटी नज़र आ रही थी. Common laws made them realize that they are a part of one political system. Gradually उनमें सेंस ऑफ यूनिटी और बिलोंगिंग आई और उन्होंने अपने आप को एक ही कंट्री का सिटीजन समझा एंड दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया. तो यहाँ से ऐसे धीरे 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 करके नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई. नाउ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो पहली बात हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट. तो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के सिस्टम, टेलीग्राफ्स, रेलवेज, टेलीग्राफ्स, ये कोई उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बनवाए थे. उन्होंने इसलिए बनवाए थे कि अगर कहीं पर सैनिक भेजने की ज़रूरत है तो वो जल्दी से रेल में बिठा के अपने सैनिकों को दूसरी जगह भेज दें और वहाँ लड़ाई हो जाए, जहाँ पर पहले पैदल चलने में बहुत टाइम लगता था. तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने, मतलब अपने सेल्फिशनेस के लिए उन्होंने रेलवेज बनवाई थी, हमारे लिए नहीं. दूसरा टेलीग्राफ्स, कि एक जगह से दूसरी जगह को अगर मैसेज भेजना है तो वो मैसेज जल्दी पहुंच जाए और उसको कई दिन ना लगे, इसलिए टेलीग्राफ सिस्टम था. लेकिन इस स्टेप ने भी कंट्री को यूनाइट कर दिया. तो यहाँ पर कनेक्टिंग इंडिया विद रोड्स, रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम एंड दिस इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड इंटरैक्शन अमंग द इंडियंस. द कास्ट बैरियर्स वीकेंड एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ट्रैवल्ड एंड वर्कड टुगेदर. तो ये जो कास्ट बैरियर्स थे ना, अब क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, तो अब ये जो बैरियर्स थे ना, ये भी ब्रेक होने लगे, वीक होने लगे और लोग एक दूसरे से मिलने लगे, बात करने लगे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया बिगेन टू अंडरस्टैंड कि हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं एंड द ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट वी बिलोंग टू वन नेशन इंडिया. तो ये एक उनकी ग्रोइंग एस्पिरेशन थी. देन सोशल इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन, तो यूनिटी एंड नेशनलिज्म और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई. लोगों ने रियलाइज़ किया कि दे हैव शेयर्ड कॉमन चैलेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल, कि सबके जो चैलेंजेस हैं ना वो सिमिलर ही हैं, चाहे एक जगह के हैं चाहे दूसरी जगह के हैं, क्योंकि वो एक ही गवर्नमेंट है जो उनको कंट्रोल कर रही है. सो दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड द नेशनल आइडेंटिटी. तो ये आपके लिए पॉइंट्स हैं. नाउ द रीडिस्कवरी ऑफ द ग्लोरियस पास्ट. तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे ना, वो ऑफन ये क्लेम करते थे कि वी वर रेशियली इन्फीरियर एंड इनकेपेबल ऑफ सेल्फ रूल. तो उन्होंने ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि इंडियंस ना सेल्फ रूल नहीं कर सकते और वो रेशियली बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हैं. वो रेशियलिज्म वाली फीलिंग डाल दी थी. लेकिन जब इंडिया अपने पास्ट में गया, जब उन्होंने गुप्ता पीरियड, मौर्यंस देखे, तो उन्होंने कहा ये तो मुगल्स देखे, उन्होंने बोले ये तो सब हमारा ही पास्ट है, ये तो सब हमारे ही पूर्वज हैं, कितना अच्छा रूल किया था, कितने अच्छे से देश को संभाला था, यूनिटी, रिलीजियस टॉलरेंस क्या नहीं था हमारे देश में. तब इंडियंस की सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जो डिक्लाइन हो चुका था, अब वो बढ़ने लगा. इस पावरफुल मूवमेंट ने, जहाँ पर इंडिया अपने ग्लोरियस पास्ट को ढूंढने लगा, रीडिस्कवर करने लगा, तो स्कॉलर्स ने रिवील किया कि इंडिया इंटेलेक्चुअली, कल्चरली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था. तो यहाँ पर यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिप एंड अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टडी किया और रिस्टोर किया इंडियन हिस्ट्री को. एंड इंडोलॉजिस्टिक ट्रांसलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट एंड डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शंस विच हेल्प रीडिस्कवर द इंडियाज पास्ट. इसमें वैदिक फिलॉसफी, पॉलिटिकल यूनिटी एंड विजडम ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज, वो समय जब जीरो, डेसिमल, अर्थ अपने एक्सेस पर घूमती है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ये सारी डिस्कवरीज हुई थी. क्या वो देश किसी से पीछे है? क्या वो देश सेल्फ रूल नहीं कर सकता? जब ये सारी चीज़ें आई और कल्चरल ब्रिलियंस आई मुगल्स की, तब इंडियंस को वापस से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वापस आया कि हम खुद के ऊपर रूल कर सकते हैं, हमें किसी फॉरेन डोमिनेंस की ज़रूरत नहीं है.
नाउ द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो ये जो रीडिस्कवरीज हुई इससे नेशनल प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया लोगों में। लोगों ने रियलाइज किया कि हम कितने रिच और एडवांस्ड सिविलाइजेशन हुआ करते थे, और उन्होंने दे रिवाइव द प्राइड इंस्पायर्ड फेथ इन इंडियाज पॉलिटिकल पोटेंशियल टू रूल इटसेल्फ अगेन। तो उनको अब ये बात जो ब्रिटिशर्स ने दिमाग में डाली थी ना कि यू कैन नॉट सेल्फ रूल, तो अब वो जो गलत फहमियाँ थी, वो जो एक लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो सब अब चला गया और अब लोगों ने खुद में फेथ दिखाया। एंड दिस स्पार्क द न्यू रिसर्जेंट इंडिया। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एंड लिटरेचर। तो अगर हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर की बात करें, उनके रोल की बात करें, तो जो इंडियन थिंकर्स थे ना, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द फॉरेन स्कॉलर्स, है ना, जिन्होंने इंडिया के पास्ट को पढ़ा था। सो दीज मूवमेंट रीडिस्कवरी कैरिड फॉरवर्ड बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी। तो जो फॉरेनर्स ने इंडिया के ऊपर स्टडी की थी, इंडिया के कल्चर के ऊपर, अब हमारे रिफॉर्मर्स उसी स्टडी को आगे लेकर आए 19th सेंचुरी में और लोगों तक पहुंचाया, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती जी, महादेव गोविंद रनादे जी, देन स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्होंने इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स में। दे रिजुविनेटेड द इंडियन सोसाइटी, और जितने भी इविल थे जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या सुपरस्टिशन, इन सबको हटाया। इवन सती सिस्टम, एक बड़ा ही मेजर एक्ट पास किया गया था, साथ ही साथ री मैरिज ऑफ विडोज। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म करने मतलब इन सोशल इवल्स को हटाने के लिए काम किया गया। दे हेल्प पीपल रीगेन द प्राइड ऑफ द इंडियन आइडेंटिटी, दैट येस वी आर इंडियंस, एंड प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर नेशनल अवेकनिंग। आगे बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट। तो इन्होंने रैशनल थिंकिंग प्रमोट की, सोशल इक्वालिटी एंड विमेंस राइट पर भी बात की। जहां पर पहले विमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था, अब विमेन की एजुकेशन पर खास एम्फेसिस डाला गया। They broke the chains of blind faith and orthodoxy and revived the faith of Indian culture and the moral strength. उनके effort they prepared soil for the growth of the nationalism. अब बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस और लिटरेचर की। तो वर्नाकुलर प्रेस मतलब प्रेस, ओके। सो द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी पावरफुल टूल रहा था इन स्प्रेडिंग द न्यू आइडियाज़, और इसने काफ़ी मॉडर्न आइडियाज़ स्प्रेड किए और लोगों में नेशनल अवेयरनेस स्प्रेड की। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स थे ना, उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया और उनकी एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया। तो ये सारी बातें जब कॉमन लोगों के बीच में पहुंची इन देयर कॉमन लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, तमिल, तो लोगों को समझ आने लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। हाउ प्रेस स्प्रेड द नेशनलिज्म। तो प्रेस पॉपुलराइज्ड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो प्रेस ने लोगों तक ये पहुंचाया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसी दिखती है। तो लोगों ने सोचा कि यार हमें तो नहीं लग रहा कि ये डेमोक्रेसी है, हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा यहाँ पर, हम किसी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, डेमोक्रेसी तो यही होती है। और दूसरा उन्हें समझ आया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करे, जो लोगों का ध्यान रखे, जो लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाए ताकि लोग आगे बढ़ें, उनको पढ़ाए, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करे, उनको खाना मिले, सब कुछ हो। तो ये बात प्रेस ने ही लोगों तक पहुंचाई थी। नेक्स्ट, कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू यूनाइट एंड वर्क फॉर नेशनल वेलफेयर। तो यहाँ से लोगों ने, अब प्रेस ने लोगों को बुलाना शुरू किया कि लेट्स वर्क इन अ यूनिटी, जागो सभी, एक साथ काम करो नेशनल वेलफेयर के लिए। और इससे ब्रिटिश के इनजस्टिस और फ्यूल्ड पॉलिटिकल कॉन्शियस, मतलब ब्रिटिश के इनजस्टिस के बारे में लोग अवेयर हुए और इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ी। आगे it became the voice of the people and spread nationalist messages
रैपिडली। तो ये प्रेस लोगों की आवाज़ बन चुकी थी और इससे नेशनलिज्म के मैसेजेस हर जगह बहुत जल्दी पहुंचने लगे। नाउ द रोल ऑफ नेशनल लिटरेचर। अब नेशनल लिटरेचर ने लोगों को की पेट्रियटिज्म और यूनिटी को इंस्पायर किया। नॉवेल्स, पोएम्स, एसेज, इन्होंने लोगों के प्राइड को जगाया दैट येस आर कल्चर, आर हिस्ट्री इज़ रिच। हम बहुत ही एबल रूलर्स, बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, बहुत ही मिलिट्री जीनियस रहे हैं, तो येस वी कैन डू इट, वी कैन सेल्फ गवर्न और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, राइटर्स और पोइट्स दे स्टर्ड इमेजिनेशन एंड फायर्ड द पेट्रियाटिक इमोशंस। तो जितने भी राइटर्स थे, जितने भी पोइट्स थे, उन्होंने इस इमेजिनेशन को स्टर करके एक पेट्रियाटिक इमोशन को मतलब आग दी कि लोगों में अब वो पेट्रियाटिज्म की फीलिंग जगाई, वो चिंगारी लगा दी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, जो हमारा नेशनलिज्म का एक सिंबल बना एंड स्टिल इंस्पायर्स द इंडियंस टुडे। तो जब आप नेशनल एंथम गाते हो तो आपको एक प्राइड की फीलिंग आती है या नहीं? तब आप एकदम जोश में, मतलब ऐसे तो कोई नहीं गाता ना, ऐसे एकदम शांत, एकदम मतलब लो एनर्जी नहीं। जैसे ही हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, हम एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और हम बहुत ही प्राइड से, बहुत ही जोश में हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं। नाउ द कंबाइंड इम्पैक्ट। तो रिफॉर्मर्स रीअवेकन्ड द सोल ऑफ इंडिया। प्रेस और लिटरेचर ने रिफॉर्म के और यूनिटी के मैसेजेस को स्प्रेड किया और साथ में दे बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बाय द लेट 19th century, India was ready for organized nationalism and formation of Indian National Congress in 1885. तो ये सारी चीज़ों ने इंडिया को कहीं ना कहीं तैयार कर दिया कि येस, हम एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट मतलब एक पार्टी बनाएंगे जो हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाएगी। बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया। Now the economic exploitation under the British rule, the transformation into an agricultural colony। तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ना, उन्होंने इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना दिया था। अब जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे ना, अब वी बिकेम द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। वो चीज़ें बनाते और हमें ही बेच देते थे महंगे दामों में। सो दिस डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्री, स्पेशली हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हमारे टेक्सटाइल्स। इससे हमारी इकोनॉमी पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। अब इकोनॉमी सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट, मतलब ब्रिटिश की फैक्ट्रीज़ को सर्व कर रही थी और इसमें इंडिया का इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं था। एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, तो ब्रिटिशर्स ने ड्रेन कर दी इंडिया की वेल्थ टू सर्व देयर ब्रिटिश एम्पायर, और इंडिया के रिसोर्सेज, मैन पावर, दे वर एक्सप्लॉयटेड फॉर देयर फॉरेन गेन। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे वीविंग, मेटल वर्क, ऑल ऑफ देम दे कोलैप्स्ड एंड फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। जहाँ पर वो क्रॉप्स लगाया करते थे, फूड क्रॉप्स लगाया करते थे, अब उन्हें मजबूर किया जा रहा था कैश क्रॉप्स लगाने के लिए, जैसे इंडिगो, जूट, टी, कॉटन, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। आगे इसके मेजर इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या हुए? तो इससे इंडिया की वेल्थ पूरी तरह ड्रेन हो गई टू ब्रिटेन। दूसरा, इम्पोविशमेंट ऑफ मासेस, लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब और पुअर होने लगे। इंडस्ट्रियल डीके हुआ, जहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, अब वो पूरी तरह से बर्बाद होने लग गई। फ्रीक्वेंट फेमाइंस देखे गए ड्यू टू द फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स और फूड, नहीं तो भूखमरी मचने लगी। लोग पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में अब पूरी तरह फंस चुके थे। एंड अपैथी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियन सफरिंग्स। और इन सब चीज़ों के बाद भी ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो देयर हैपेंड द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, उन्हें रूट कॉज समझ आ गया कि जब तक हम अपनी इकोनॉमी पर कंट्रोल नहीं लेंगे ना, तब तक हम ब्रिटिशर्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। सो दे डिमांडेड द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दिस लेड टू द बर्थ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग। और इसमें
कुछ थिंकर्स जैसे कि दादा भाई नारोजी ने लेटर कॉल्ड इट अ ड्रेन थ्योरी, जो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रही थी, ये वो थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में, दैट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना वो काफ़ी एरोगेंट थे और वो रेशियली बहुत ज़्यादा एरोगेंस था उनमें। उनको लगता था कि वो सुपीरियर हैं और इंडियंस इन्फीरियर हैं और इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं। तो जितने भी इंडियंस थे किसी भी क्लास के हों, उन्हें नीचे की नज़रों से देखा जाता था और उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो इक्वालिटी और फ्रीडम जो इंग्लिश एजुकेशन में सिखाई जाती थी, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स उस पर खुद ही अमल नहीं कर रहे थे, उनके एक्शंस एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी थे। सो द क्वींस प्रोक्लेमेशन दैट केम इन 1858, उसने प्रॉमिस किया था अबाउट इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फिर भी चलता रहा। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल्स पर, और जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा, नफरत ब्रिटिशर्स के खिलाफ और बढ़ती गई। एग्जाम्पल्स जैसे कि इंडियंस को पार्क्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, ट्रेन्स के कुछ कंपार्टमेंट्स में उन्हें जाना अलाउड ही नहीं था। बोला जाता था कि ये जगह उनके लिए नहीं बनी है और वो सिर्फ यूरोपियंस का हक है, और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रखी जाती थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज से सिर्फ मतलब एक तरह से उन्हें अनजस्टली उन्हें वहां से निकाल दिया गया। Then the Indian members of the legislative councils have no real power, मतलब अगर वो बैठे भी हैं ना किसी पोस्ट पर, लेकिन उनके पास असली पावर नहीं होती थी। असली पावर ब्रिटिशर सिर्फ अपने पास रखते थे। अब उसके बाद आती हैं द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का जो रूल था वो 1876 से 1880 तक चला, एंड दिस डीपन द इंडियन रिजेंटमेंट। इससे लोगों के बीच गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने दे टारगेटेड फ्रीडम, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या हुआ, देन केम द वर्नैकुलर प्रेस। तो वर्नैकुलर प्रेस में भी ना इंडियन लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ले लिया गया, एम्ड टू साइलेंस द इंडियन क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो जहाँ पर मतलब अब एक तरह से ना सेंसर्ड न्यूज़ हो गई थी, जहाँ पर उन्हें लगता था कि ये बात लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वो उसको ब्लॉक कर देते थे। एडिटर्स और पब्लिशर्स, उनको जेल होने लगी और फाइन भी डाले जाने लगे। देन केम द आर्म्स एक्ट 1878। तो इसमें था कि इंडियंस ना तो वेपन्स रख सकते हैं ना अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के ऊपर था, यूरोपियंस के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता था। तो इससे भी ह्यूमिलेशन और इनइक्वालिटी की फीलिंग इंडियंस में आती थी। देन रिडक्शन इन द एज ऑफ ICS एग्जामिनेशन। तो ICS एग्जामिनेशन होता था इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जिसकी एज 21 से घटाकर 19 कर दी गई, और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में होता था, और इसे और भी ज़्यादा हार्ड करने के लिए, ताकि इंडियंस इसको क्वालिफाई ना कर पाएँ, एज को कम कर दिया गया। और ये ऐसी एज थी, मतलब 19 वॉज द एज जब बच्चे बहुत छोटे होते थे, तो उनके लिए इतनी छोटी एज में किसी दूसरे देश जाना, वहाँ पर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और फिर वापस आना, ये उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता था। और इवन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो भी इंडियंस के लिए कम कर दिए गए थे। तो बहुत ही कम इंडियंस को टॉप गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती थी, जिससे लोगों के बीच गुस्सा बढ़ रहा था। Now talking about the Ilbert Bill controversy in 1883. So it was proposed by Lord Ripon. तो ये इल्बर्ट के बाद आए थे लॉर्ड रिपन, जो लिटन के सक्सेसर थे। उन्होंने ये बेसिकली एक बिल पास किया था। तो इसमें उन्होंने लिखा कि इन्हें ना काफ़ी लिबरल माना जाता था, जो इंडियंस के बारे में भी सोचते थे। ही सॉट टू अलाउ द इंडियन जजेस टू ट्राई द यूरोपियन ऑफेंडर्स। तो इंडियन जजेस भी यूरोपियंस के खिलाफ सज़ा सुना सकते हैं, उनके ट्रायल्स ले सकते हैं अगर कोई गिल्टी होता है तो यूरोपियंस ने यहाँ पर ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इंडियंस कैसे हमारे केसेस को हैंडल कर सकते हैं, इंडियन जजेस। और इसे बुलाया गया वाइट म्यूटिनी। और ये बेल बेसिकली बेल नहीं बिल, तो
इस बिल को फाइनली लॉर्ड रिपन को वापस लेना पड़ा और उसे अमेंड करना पड़ा यूरोपियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस दोनों ही खिलाफ हो गए थे। सो दिस एक्सपोज द रेशियल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस को अपने इक्वल नहीं मानेंगे, उनमें रेशियल एरोगेंस है। नाउ द आउटकम एंड द पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो ये जो कंट्रोवर्सी थी इसने इंडियंस की आइज खोल दी ब्रिटिश रेसिज्म के अगेंस्ट, ब्रिटिश रेसिज्म के लिए, और साथ ही साथ जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें ऊपर उठना है सो दे नीड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द फॉर्मिंग ऑफ ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट, और इसी के बाद बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, और दिस एम टू रिप्रेजेंट इंडियन ओपिनियन एंड डिमांड्स फॉर द रिफॉर्म्स। मतलब 2 साल के अंदर अंदर टिल 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, मेकिंग द ऑर्गेनाइज्ड बिगनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस तरह अब शुरू होती है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज हाउ द फाउंडेशन ऑफ INC वाज लेड। तो दिसंबर 1885 में बॉम्बे में ये फाउंडेशन ले की गई, एंड द फाउंडर वाज ऑल्टन एलन Octavian Hume, who was the retired British civil servant. तो he supported the prominent Indian leaders at that time, और इनका एम था to create a platform जहाँ Indians could express their political demands peacefully, जहाँ peacefully वो अपनी political demands रख पाएँ। अब ये बना क्यों था? दिस रिफ्लेक्टेड द नेशनल एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन पीपल एंड टू यूनाइट एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम ऑल द रीजन्स। तो जितने भी रीजन्स थे उन सब से इंडियंस को यूनाइट करने का भी इनका एक एम था। द राइज ऑफ एजुकेशन प्रेस एंड द रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज हैड क्रिएटेड द नीड ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म। तो हिस्टोरियंस जो है उनका व्यू पॉइंट ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नेचुरल एंड इनएविटेबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वाज ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स इन इंडिया। मतलब जो भी बिल्स, कंट्रोवर्सी, जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसी का एक प्रोडक्ट है। Now, the first session of the Congress, it held in December 1885 in Bombay, और president थे वोमेश चंद्रा WC Banerjee, and delegates there were 72 representatives from all across the India, अलग अलग region से आए थे, and this marked the first organized meeting of the Indian nationalism. राइट, इंडियन नेशनलिस्ट्स। अब आगे बात करते हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द एम ऑफ द कांग्रेस। पहली बार टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशनलिस्ट वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जितने भी नेशनलिस्ट वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन में रहें, अच्छे से रहें, डेवलप और स्ट्रेंथन करें अपने नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म को, फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्लेस देम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की एक प्रॉपर सही तरीके से अपनी डिमांड्स को बनाएं, लिस्ट करें और फिर उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखें। ऑर्गेनाइज एंड ट्रेन द पब्लिक ओपिनियन अक्रॉस द कंट्री, राइट। तो इस तरह ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब शुरुआत हुई। नाउ द नेचर ऑफ द अर्ली कांग्रेस, तो अर्ली जो लीडर्स थे ना उनकी मॉडरेट अप्रोच हुआ करती थी। दे एक्सप्रेस्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन होपिंग कि रिफॉर्म्स आएंगे, लेकिन डिमांडेड द ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंस येट। तो उनका अभी सिर्फ इतना था कि हमें भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, अभी तक वो अपनी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे। द अर्ली अप्रोच वॉज कॉन्सिलरेटरी एंड नॉट कॉन्फ्रंटेंशियल, मतलब ये समझौता करने वाले थे, ये कहीं से भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, ये चाहते थे कि पीसफुली बैठ के हम समझौता करें। देन ओवर टाइम ये जो मॉडरेट टोन थी वुड इवॉल्व इनटू द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929। तो 1929 तक अब ये जो मॉडरेट टोन थी ना, अब ये पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने लग गई। Now the importance of Indian National Congress formation, तो it was first organized expression of Indian nationalism.
इसने बहुत सारे लीडर्स और उनके आइडियाज़ को लेकर आए, मतलब अलग अलग रीजन के आइडियाज़ और उनके लीडर्स को लेकर आए और इंडियंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया. This marked the beginning of organized national movement. This was all from our today's session. तो हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जगी लोगों में, क्या क्या रीजंस रहे, क्या कॉजेज रहे. तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज यू ऑल नो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.